हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम सभी लोग पुनः एक नई टॉपिक हिंदी का लेकर के आए हैं जिसका नाम है कारक। तो आज हम कारक के विषय में जानेंगे और आप मेहनत से पढ़िए। और ये हमारा 2023 और 24 का सेशन शुरू हो चुका है जिसमें आप लोगों का हिंदी भी पढ़ाया जाएगा और अंग्रेजी भी पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस भी पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा। तो विविध प्रकार के टीचर ये आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आज हम पहला टॉपिक चूज करके लाए हैं कारक। अब पहला क्या लगातार पढ़ाया ही जा रहा है, तो चलिए हम देखते हैं आज कारक के विषय में जानेंगे। आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना होगा आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले हेडिंग डाल लीजिए कारक। तो कारक क्या होता है, तो लिखिए कारक क्या होता है, लिखिए किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य में आए शब्दों का क्रिया के सापेक्ष क्रिया के सापेक्ष या एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष या एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष बनने वाले संबंध को कारक कहते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि आप लोगों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर यह टॉपिक आपका कारक हिंदी में तैयार ना हो तो निश्चित रूप से आपका समास पूरा गोल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। यानी मुख्य रूप से तत्पुरुष समास आपका पूरा गोल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कारक क्या होता है। तो किसी भी वाक्य में आए शब्दों का क्रिया के सापेक्ष या एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष बनने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। सही आ रहा है? तो किसी भी वाक्य में आए शब्दों का क्रिया के सापेक्ष या एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष बनने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन लिख लीजिए, वाक्य में आए शब्दों के आपसी संबंधों को आपसी संबंधों को कारक कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि अगर वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया कि राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है। अब जरा ध्यान से समझिए कारक क्या होता है। कारक एक प्रकार का संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप होता है जो वाक्य में आई हुई क्रिया और अन्य शब्दों के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध। कारक मतलब संबंध। तो कैसा संबंध है, जैसे वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और प्रत्येक शब्द का, वाक्य में जितने भी शब्द आए होते हैं, प्रत्येक शब्द का एक दूसरे के बीच आपस में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। उन्हीं संबंधों को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे ही देख लीजिए, राम एक शब्द हुआ, श्याम हुआ, का हुआ, भाई हुआ, है हुआ। कितने शब्द है, 1 2 3 4 5।
5 शब्द मिल करके तब पूरा सेंटेंस बना, और बना क्या? राम श्याम का क्या है? भाई है। तो जरा आप ध्यान से समझेंगे तो ये पता चलेगा कि राम और श्याम के बीच कौन सा कारक है? का आया है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का के की, यानी इसका मतलब राम का श्याम के बीच और भाई के बीच आपस में क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? संबंध। तो अब यहाँ देखिए ये बताया जा रहा है, ये जो का शब्द है यह शब्द संबंध बता रहा है, भाई का संबंध बता रहा है किसके किसके बीच? राम और श्याम के बीच। बात आ रहा है समझ में? यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं, और वाक्य में आए हुए शब्दों का आपस में क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। उन्हीं संबंधों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में आई हुई क्रिया और अन्य शब्दों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण करता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? हमने परिभाषा दूसरा भी लिखवाया है कि किसी भी वाक्य में आए शब्दों का क्रिया के सापेक्ष या एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष बनने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। दूसरा परिभाषा मैंने लिखवाया कि वाक्य में आए शब्दों के आपसी संबंधों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी जो वाक्य बनता है कई शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है, इसीलिए तो परिभाषा लिखवाया गया है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। लेकिन जो सेंटेंस या वाक्य बनता है ये कई शब्दों से मिलकर के बनता है, और इन शब्दों का आपस में क्या पाया जाता है? एक सह संबंध या रिलेशन पाया जाता है। उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हम एक और लिख रहे हैं कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, खाता है। अब मान लीजिए यही सेंटेंस है, राम खाना खाता है। अब यहाँ देखिए एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और चार शब्द। चार शब्द मिला तो ये पता चल रहा है राम क्या करता है? खाना खाता है। लेकिन अब संबंध किसका किससे बताया जा रहा है? राम का संबंध खाना से यानी ऑब्जेक्ट से और क्रिया से बताया जा रहा है। एक खाना क्या है? खाना खाता है। खाना मीन्स फूड, भोजन। ये भोजन क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। और इसका संबंध राम से और किससे बताया जा रहा है? खाने से। इसका मतलब एक वाक्य, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, ये चार शब्द मिल करके आपस में संबंध बता रहे हैं किससे? खाने से। और किससे संबंध? राम से। यानी राम का संबंध खाना से और खाने से बताया जा रहा है। यानी राम क्या करता है? भोजन खाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो प्रत्येक शब्द है इन शब्दों का आपस में क्या पाया जा रहा है? संबंध पाया जा रहा है। और इन्हीं संबंधों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में आई हुई क्रिया और अन्य शब्दों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण करता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। बात आया समझ में? जैसे एक और एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं। मान लीजिए हम लिख दिए कि पेड़ से एग्जांपल लिखते रहिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब यहाँ देखिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ अपादान कारक पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, यानी जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलगाव पाया जाता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अब यहाँ देखिए गिर रहे हैं, गिरना है क्रिया, और कौन गिर रहा है? इसका संबंध बता रहा है किससे? पत्ते से। और इनका संबंध किससे बता रहा है? पेड़ से। यानी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसका मतलब पेड़ से जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस शब्द का इसके बीच आपस में क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। इन्हीं संबंधों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? कहीं दिक्कत? और एक आध एग्जांपल बताएं। समझ में आया बात? तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए कारक के भेद। वैसे लिख लीजिए हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं, कुल 8 कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। कौन कौन होता है बेटा?
जरा नोट करते रहिए। पहला है क्या, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, और आठवां संबोधन। क्या है, संबोधन। नोट करिए जल्दी से। कुल कितने कारक होते हैं, 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। बात आया यहां तक समझ में? आ रहा बढ़िया से समझ में? तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, कर्ता कारक। कर्ता कारक, नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, कर्ता कारक। अब ये कर्ता कारक होता क्या है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो पहला लिख लीजिए कर्ता कारक में, इसका लिख लीजिए कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला। किसी भी वाक्य में जो कार्य किया जाता है, उसे करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मीना पढ़ती है, सोहन खाता है। बात समझ में आ रहा है? तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, थोड़ा सा और लिख लीजिए। इसका कारक चिन्ह ने होता है। ये जो कारक चिन्ह लिखा है ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विभक्ति चिन्ह। या वैसा लिख लीजिए, इसका विभक्ति चिन्ह लिख लीजिए। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने परिभाषा क्या लिखा है कर्ता कारक का, कि कर्ता कारक क्या होता है। तो कर्ता कारक का अर्थ होता है कार्य को करने वाला। क्या होता है, कार्य को करने वाला। किसी भी वाक्य में जो कार्य किया जाता है उसे करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने
मैंने यहाँ जो एग्जांपल दिया है वो टोटल प्रेजेंट टेंस में दिया है, वर्तमान काल में हमने दिया है। जबकि मैंने क्या बताया है कि इसका जो कारक चिन्ह होता है ने होता है। क्या होता है? कारक चिन्ह ने होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ एक चीज ये बात आती है कि जब कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है तो यहाँ दिया क्यों नहीं है ने? इसलिए नहीं दिया है कि जब भी क्या होता है कि अगर किसी भी कर्ता कारक में ने का चिन्ह साथ में लगा होगा तो याद रखिएगा वो वर्तमान काल में नहीं पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? भूतकाल में। किसमें? भूतकाल में। अभी हम नोट में लिखवाएंगे। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि कर्ता कारक होता क्या है। अगर सपोज दैट ने साथ में लिखा है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो जब आप देखेंगे राम ने रावण को मारा तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी भूतकाल है। तो जब कर्ता के साथ ने लगा रहेगा तो याद रखिएगा वो हमेशा किस में जाएगा? भूतकाल में। और कभी कभी परिभाषा के अनुसार हमें कारक का पता लगाना होता है। मान लीजिए यहाँ हमें परिभाषा में पता लगाना हो, मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिया और वर्तमान काल में दिया है और वर्तमान काल में ने नहीं लगेगा। याद रखिएगा वर्तमान काल में ने नहीं लगेगा, तब आपको डिफिनीशन के अनुसार आपको पता लगाना रहेगा कि कौन सा कारक है। अब मान लीजिए यहां लिख देता कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। जरा ध्यान से देखिए, इसमें ने दिया है, राम भी काम यहां कर रहे हैं। जबकि मैंने परिभाषा क्या लिखवाया है कि वाक्य में किसी कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। तो अब यहां देखिए, राम यहां भी काम कर रहे हैं और मीना यहां भी कार्य कर रही है, सोहन यहां भी कार्य कर रहा है। और मैंने ये लिखवाया कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। जबकि परिभाषा के अनुसार हमें ने यहां लाना चाहिए, तीनों सेंटेंस में आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया है? क्योंकि जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा तो उसमें भले ही कर्ता कारक का प्रयोग किया गया हो, उसमें ने यानी विभक्ति चिन्ह ने नहीं लगा रहता। लेकिन जैसे पास्ट टेंस में आएगा उसमें विभक्ति चिन्ह के रूप में क्या लगा रहेगा? ने लगा रहेगा। तो जब वर्तमान काल में कोई कर्ता कारक दिया हो तो हम कैसे पता लगाते हैं? उसकी परिभाषा के अनुसार पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान काल में दिया है, अब मान लीजिए पहचान क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। लेकिन अगर वर्तमान काल में कोई भी वाक्य दिया रहेगा तो उसमें आप ने नहीं लगा रहेगा, तब पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे कि किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। तो अब यहाँ देखिए, पता लगाइए कि इसमें कर्ता कारक है नहीं कि नहीं है। तो मीना खाना खाती है, तो पहले पता लगाओ क्या खाती है? मीना यानी सोहन खाता है। मीना पढ़ती है, मीना खाना खाती है, मीना रामायण पढ़ती है। तो जरा देखेंगे तो ने नहीं लगा है, तब क्या होगा? मीना पढ़ती है, इसका मतलब पहले पता लगा लीजिए क्रिया क्या है। तो जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रिया को करने वाले को हम कौन सा कारक कहते हैं? कर्ता कारक। यानी यहाँ पढ़ना काम हो रहा है तो इसे कर कौन रहा है? मीना। यहाँ खाने का काम हो रहा है तो कौन कर रहा है? सोहन। बताए समझ? तो इसका मतलब ये दोनों कौन से कारक हैं? कर्ता कारक। लेकिन अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ ने लगा हुआ है, स्पष्ट रूप से ने लिखा है। अब यहाँ आपको सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है। जब कारक चिन्ह लगा रहेगा तब तो कर्ता कारक हो ही जाएगा। जिस शब्द के तुरंत बाद कारक चिन्ह लगा रहेगा वह क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। लेकिन अगर नहीं लगा है तब आपको पता लगाना रहेगा कि वाक्य में काम को करने वाला कौन है। जो वाक्य में काम को करने वाला रहेगा उसी को हम कौन सा कारक कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ ने नहीं लगा है। अब पढ़ती है तो कौन पढ़ता है? मीना। तो इसका मतलब मीना काम कर रही है तो मीना कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। सोहन खाता है तो खाने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो सोहन कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। लेकिन यहाँ देखिए ने लगा है। जबकि राम भी रावण को मारने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब मारने वाला काम कौन कर रहा है? राम। वैसे भी कर्ता कारक है, ने जब लग जाएगा तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक शब्द होगा ही। तो नोट लिखिए, नोट कर लिया? आपसे बता रहे हैं कि आप लोगों का टीईटी के एग्जाम में भी ये सारे प्रश्न आते रहते हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत हल्का है, लेकिन ये पहचानने में बड़ी भ्रम पैदा हो जाती है। पहचानते क्या है? लोग ये सोचते हैं कि जब ने दिया रहेगा तभी कर्ता कारक आएगा। अब मान लीजिए वर्तमान काल में कोई सेंटेंस दे दिया तो उसमें तो ने नहीं रहेगा ना, तब तो आपको पहचानना रहेगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पहचानना रहेगा। जैसे राम खाना खाता है तो राम ने नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है, जब भी वर्तमान काल में कोई कर्ता कारक रहेगा तो उसमें विभक्ति चिन्ह लगा नहीं रहेगा। लेकिन जब भी पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में कोई कर्ता कारक दिया रहेगा तो उसके साथ क्या लगा रहेगा? विभक्ति चिन्ह ने लगा रहेगा। तो नोट कीजिए, नोट लिखिए।
जब भी किसी वाक्य में किसी वाक्य में कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह ने लगा हो तो वह वाक्य सदैव भूतकाल में होता है। तो वह वाक्य सदैव भूतकाल में होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। सीता ने खाना पकाया। सीता ने खाना पकाया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने परिभाषा क्या लिखवाया कि किसी भी वाक्य में कार्य को करने वाले को कौन सा कारक कहते हैं? कर्ता कारक। लेकिन कर्ता कारक में चाहे विभक्ति चिन्ह दिया रहे और चाहे ना दिया रहे, तब आपको डेफिनेशन के अनुसार पहचानना रहेगा। अगर विभक्ति चिन्ह दिया रहेगा तब तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा कारक है, कर्ता कारक। लेकिन जब विभक्ति चिन्ह ना दिया रहे तो वह तब भी वह कर्ता कारक रहेगा, लेकिन आपको डेफिनेशन के अनुसार पहचानना रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है राम ने रावण को मारा, अब यहाँ ने लिखा है, तब आप पहचान जाएंगे कि कौन सा कारक है, कर्ता कारक। लेकिन अगर लिखा रहता राम खाना खाता है, तब वहां ने नहीं लगा रहता, तब आपको पहचानना रहता कि क्रिया को करने वाले को हम कौन सा कारक कहते हैं, कर्ता कारक। यानी राम खाना खा रहा है तो राम कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन हमने क्या लिखा है नोट में कि जब भी किसी वाक्य में कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह ने लगा हो तो वह वाक्य सदैव किस काल में पाया जाता है, भूतकाल में। किसमें, भूतकाल में। तो इसका मतलब अगर यहाँ ने लगा है तो किस काल में चला जाएगा, भूतकाल में। यहां तक समझ में आ गया? तो आइए आगे देखते हैं। अगला कारक हम लेकर के आए हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? अगर आपको कर्म पता है कि कर्म किसे कहते हैं तो आपको आसानी से कर्म कारक पता चल जाएगा। तो कर्म किसे कहते हैं? कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और अगर कर्म हमें पता चल गया तो समझ लो कौन सा कारक निकल करके आएगा, कर्म कारक निकल करके आएगा। विशाल जरा शांत आप रहिए। अब कर्म कारक क्या होता है? वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल या प्रभाव जहां पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और कारक के रूप में इसे कौन सा कारक कहते हैं, कर्म कारक। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और कारक के रूप में उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। क्या होता है, को। जैसे ही देख लीजिए, कार्य को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, कार्य को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, कार्य को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका मतलब इसमें काम कर रहा है कौन, वह, और इसमें काम कौन कर रहा है, सीता, और इसमें काम कौन कर रहा है, लड़का। पहले वाले में काम हो रहा है जाने का, दूसरे वाले में खाने का, और तीसरे वाले में पढ़ने का। लेकिन कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, घर पर। तो घर क्या हो जाएगा, कर्म कारक। क्या हो जाएगा, कर्म कारक। दूसरा, सीता द्वारा खाए गए यानी खाने का जो प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा, खाने पर, यानी भोजन पर। किस पर, भोजन पर। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। तीसरा, वह यानी इसके द्वारा पढ़े गए, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किताब पर। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। और आवाज समझ में। अब अगर क्या होगा,
कारक चिन्ह हम निकालेंगे तो क्या होगा, राम लड़का घर जाता है, इसका मतलब लड़का किसको जाता है, घर को जाता है, किसको, घर को। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह छिपा है, को। दूसरा, सीता खाना खाती, यानी सीता किसको खाती है, खाने को, इसका मतलब इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। वह किताब पढ़ता है, वह किसको पढ़ता है, को आया है, तो इसका मतलब कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। बात आ रहा समझ में। परिभाषा ने नोट में इसमें क्या लिखवाया कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। क्या होता है, को। अब स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता हो उसे हम कौन सा कारक कहते हैं, कर्म कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। क्या होता है, को। जैसे ही देख लीजिए, वह पढ़ने का काम कर रहा है तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, किताब पर। अब इसका कारक चिन्ह को है, याद रखिएगा, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। दूसरा, सीता खाती है तो क्या खाती है, खाना, इसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। लड़का जाता है तो कहाँ जाता है, घर को जाता है, यानी को चिन्ह छिपा है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। क्या होता है, को होता है। आइए आगे देखते हैं। ये जो कर्म कारक है बेटा, इस कर्म कारक के कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं। अगर ये अपवाद हमको आसानी से समझ में आ जाए तो जान लीजिए कि टेट हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे कोई एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे बीएड एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी या रेलवे लेवल के जो पेपर आते हैं उनमें ये सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। अपवाद क्या है इसका, इसका एक संस्कृत में सूत्र दिया है, अभितः परितः समया निकषाः। मान लीजिए कहा अगर कोई कर्म कारक का एग्जाम्पल आ गया कि राम खाना खाता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कर्म किसे कहते हैं, जिसे कर्म कहते हैं वही हमारा कर्म कारक हो जाएगा। यानी राम भोजन खाता है तो कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और उसी कर्म को कारक के रूप में क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो यानी राम भोजन खाता है तो राम खाने का काम कर रहा है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, भोजन पर। भोजन कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं कि वहां पर ना तो कोई कर्म दिया रहता है ना कुछ दिया रहता है, उसको एक सूत्र के अकॉर्डिंग हमको हल करना रहता है। तो सूत्र क्या है, अभितः परितः समया निकषाः। याद रखिएगा, अभितः मीन्स होता है दोनों ओर, परितः मीन्स होता है चारों ओर, समया मीन्स होता है समीप, और निकषा मीन्स होता है निकट, और हा मीन्स होता है धिक्कार है। याद रखिएगा, संस्कृत का सूत्र है, अभितः मीन्स होता है दोनों ओर, परितः मीन्स होता है चारों ओर, समया मीन्स होता है समीप, निकषा मीन्स होता है निकट, और हा मीन्स होता है धिक्कार है। यानी जब किसी वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट या धिक्कार है आदि शब्द आ जाएं तो वहां पर कौन सा कारक होता है, कर्म कारक। याद रखिएगा, कर्म कारक। वहां पर कर्म वर्म नहीं पता करने से निकलेगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर कोई काम भी नहीं हो रहा है लेकिन ये शब्द आ रहे हैं जो मैंने बताया। पहले वाले में आया है दोनों ओर, देखो आया है, दूसरे वाले में आया है चारों ओर, तीसरे वाले में आया है समीप, चौथे वाले में आया है धिक्कार है। आया है कि नहीं आया है। तो देखिए, जब किसी वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट या धिक्कार है आदि शब्द आ जाएं तो वहां तुरंत समझ जाइए वहां पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। क्या होगा, कर्म कारक। बताइए, समझिए। इसका सूत्र क्या है, अभितः परितः समया निकषाः। यानी अभितः मीन्स दोनों ओर, परितः मीन्स चारों ओर, समया मीन्स होता समीप, निकषा मीन्स होता निकट, और हा मीन्स होता धिक्कार है। तो जब किसी वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, समीप या निकट अथवा धिक्कार है आदि शब्द आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए तो वहां पर आपको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसके लिए आप याद रखिएगा कि अगर किसी वाक्य में अभितः परितः समया निकषाः का सूत्र के अंतर्गत अगर कोई वाक्य आ जाए, यानी अभितः मीन्स चारों, दोनों ओर, परितः मीन्स चारों ओर, समया मीन्स समीप, निकषा मीन्स निकट, और हा मीन्स धिक्कार है आदि शब्द आ जाए तो वहां पर तुरंत समझ जाइए कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। आया समझिए। जैसे ही देख लीजिए, गांव के दोनों ओर, देखिए दोनों ओर आ गया, घर के चारों ओर, देखिए चारों ओर आ गया, आश्रम के समीप, देखिए समीप शब्द आ गया, माँ के अभक्त को धिक्कार है, देखिए धिक्कार है शब्द आया है। यानी इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। अगर कहीं भी दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट या धिक्कार है आदि शब्द आ जाए तो वहां आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत टिक कर दीजिएगा कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए आगे देखते हैं। करण कारक अगला जो है वो है करण कारक। करण कारक होता है तृतीया विभक्ति होता है। कौन सी विभक्ति होता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। प्रथमा विभक्ति कौन होता है, कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति कौन होता है, कर्म कारक। और तृतीय विभक्ति क्या होता है, करण कारक।
किसका विभक्ति चिन्ह होता है? से या द्वारा। क्या होता है? से या द्वारा। अब ये करण कारक क्या होता है? कर्ता कारक में मैंने बताया कि किसी भी वाक्य में क्रिया को करने वाले को कौन सा कारक कहते हैं? कर्ता कारक। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। और जहां पर ने नहीं होता वो वर्तमान काल में पाया जाता है या अन्य किसी काल में पाया जाता है, लेकिन जहां पर ने लगा रहता है वो हमेशा किस काल में पाया जाता है? भूतकाल में। किस में पाया जाता है? भूतकाल में। लेकिन दूसरा कर्म कारक हमने बताया कि कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और उसी को कारक में हम क्या कहते हैं? कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। और हमने बताया अभितः परितः समया निक्साहा, जहां पर चारों ओर, दोनों ओर, निकट या समीप या धिक्कार है आदि शब्द आ जाए, वहां पर तुरंत समझ जाइए कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। लेकिन तीसरा कारक जो होता है उसे बोलते हैं करण कारक। अब करण कारक बेटा क्या होता है? करण कारक तृतीय विभक्ति होता है। इसका पहचान होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या द्वारा। याद रखिएगा कि मान लीजिए यहां हमने परिभाषा क्या लिखा है कि किसी भी वाक्य में क्रिया जिस माध्यम से संपन्न होती है, यानी मान लीजिए सोहन क्या करता है? सोहन क्या करता है? सोहन साइकिल से स्कूल जाता है, तो सोहन कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। जाने का काम क्या, कहां जाने का काम का प्रभाव किस पर पड़ता है? स्कूल पर। तो स्कूल क्या हो जाएगा? कर्म कारक। लेकिन किससे जाता है? साइकिल से। तो साइकिल कौन सा कारक हो जाएगा? कारण कारक। यानी कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक। कर्ता जो होता है वो कर्ता कारक में चला जाता है, यानी काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। लेकिन करण कारक क्या होता है? कर्ता द्वारा किया गया कार्य जिस साधन से किया जाता है या जिसके द्वारा किया जाता है, जिस माध्यम से किया जाता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं? करण कारक। कर्ता द्वारा किया गया प्रभाव कार्य जिस साधन के द्वारा या जिस माध्यम से संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे ही देख लीजिए हमने लिखवाया कि किसी भी वाक्य में क्रिया जिस माध्यम से संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। ये तृतीय विभक्ति होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। अच्छा, जैसे ही देख लीजिए लड़का साइकिल से विद्यालय जाता है, लड़का कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। विद्यालय क्या हो गया? कर्म कारक, क्योंकि प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है। अच्छा, लेकिन किससे जाता है? साइकिल से। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। देखिए इसे आया है। दूसरा, बहेलिया बाण से पक्षी मारता है, तो बहेलिया क्या है? काम कर रहा है। कौन सा काम? मारने का। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर। पक्षी कौन सा कारक? कर्म कारक। लेकिन किससे मार रहा है? बाण से। बाण से बाण कौन सा कारक? करण कारक। आया समझ में बाबू? अच्छा, हमने नोट क्या लिखा है कि वाक्य की क्रिया से किसके द्वारा प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर करण कारक होता है। किसके द्वारा? जैसे मान लीजिए साइकिल से विद्यालय, सॉरी, लड़का विद्यालय जाता है, लेकिन किसके द्वारा जाता है? साइकिल से। देखिए किसके द्वारा का प्रश्न करने पर हमें क्या निकल करके है? साइकिल। तो साइकिल कौन सा कारक हो गया? करण कारक। दूसरा, बहेलिया पक्षी मारता है, तो किससे मारता है? बाण से। तो बाण कौन कारक हो गया? बात समझ में? अच्छा, एक अपवाद होता है, जैसे कर्म कारक का अपवाद मैंने बताया था, वैसे करण कारक का भी अपवाद होता है। इसका चिन्ह, ये परिभाषा क्या है? सूत्र क्या है? एनांग विकारः तृतीया। एनांग विकारः तृतीया, यानी एन मीन्स होता है जिस, अंग मीन्स होता है शरीर का भाग, विकार मीन्स होता है दोष। यानी शरीर के अगर किसी भाग में कोई दोष पाया जा रहा है तो उसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक। यहां मैंने लिखा है शरीर के जिस अंग में विकार या दोष पाया जाता है वहां पर कौन सा कारक होता है? करण कारक। जैसे पहला एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल लिखिए, भिखारी पैर से लंगड़ा है। भिखारी पैर से लंगड़ा है। पैर से लंगड़ा है। दूसरा, लड़की पेट से भारी है, या लड़का। दूसरा लिख देते हैं, लड़की पेट से भारी है। अब बात को समझिए, भिखारी पैर से लंगड़ा है। अब देखिए पैर में विकार पाया जा रहा है, यानी पैर में दोष है ना, इसका मतलब वो कैसा है? उसके पैर में समस्या है। तो शरीर के जिस अंग में कोई विकार पाया जाए, कोई दोष पाया जाए, उसमें कौन सा कारक होता है? करण कारक। यहाँ देखिए लंगड़ा, तो पैर से लंगड़ा, देखिए पैर आया है, इसका मतलब अगर पैर की बात की जाए तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये नहीं कि पैर से स्कूल जाता है, साइकिल से स्कूल जाता है। हमने क्या लिखा है परिभाषा
कि एनांग विकारः तृतीया विभक्ति, यानी एनांग मीन्स एन मीन्स जिस, अंग मीन्स शरीर का भाग, और विकारः मीन्स दोष, यानी शरीर के अगर किसी भाग में किसी अंग में कोई दोष पाया जाता है तो उस अंग में कौन सा कारक पाया जाएगा। अब देखिए विकार किसमें है, कौन सा विकार है, लंगड़ा होने का, किसमें विकार पाया जा रहा है, पैर में, तो पैर में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ण कारक। दूसरा लड़की पेट से भारी है, अब भारी है किससे, पेट से, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ण कारक। बता रहा समझ। दूसरा एक और लिख लो, साधु सर से गंजा है, साधु सर से गंजा है, गंजा है। अब जरा ध्यान से देखिए, साधु यहाँ कोई काम नहीं किया जा रहा है बेटा, बल्कि क्या कह रहा है, साधु सर से गंजा है। अब गंजा होने का काम किसमें हुआ है, सर में, सिर में, तो सिर में कौन सा कारक आएगा, करण कारक। कौन सा कारक, करण कारक आया। मान लीजिए हमने लिख दिया कि सोहन आंख से काना है, तो इसमें कौन सा कारक होगा, आंख में समस्या, एक आंख क्या हो गया है, गोल है, इसका मतलब आंख में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ण कारक। कौन सा कारक, कर्ण कारक। नोट कीजिए जल्दी से। आइए आगे देखते हैं। अगला कारक है संप्रदान कारक। अब ये संप्रदान कारक क्या होता है बेटा, संप्रदान कारक होता है चतुर्थी विभक्ति होता है। कौन सा विभक्ति होता है, चतुर्थी विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कौन होता है, कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति कौन होता है, कर्म कारक। तृतीय विभक्ति कौन होता है, करण कारक। और चतुर्थी विभक्ति कौन होता है, संप्रदान कारक। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है, को, के लिए, या तो को आएगा या तो के लिए आएगा। याद रखिएगा, को कर्म कारक में भी होता है, लेकिन कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। लेकिन यहाँ को, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को दिया जाता है, कोई, यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दिया जाता है या कोई चीज दी जाती है, तो वहां पर को आएगा, तब वहां पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक, या फिर के लिए आता है। जैसे ही देख लीजिए, वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है, ध्यान से परिभाषा समझिए। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वहां क्या होता है, संप्रदान कारक। यानी अगर किसी को कोई चीज दी जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए, वहां पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। जैसे ही देख लीजिए, माँ बच्चे को मिठाई देती है। अब यहाँ देखिए, बच्चे को मिठाई देती है। अब यहाँ देखिए, माँ क्या हो रहा है, यहाँ को आया है, लेकिन जब ये आता क्रिया का प्रभाव किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता, तब वहां पर कर्म कारक होता। यहाँ देखिए, मिठाई भी है और देना भी है, और यहाँ बच्चा भी आया है। कर्म कारक इसमें है, मिठाई में। देने का काम का प्रभाव किस पर पड़ा, मिठाई पर। लेकिन किसको दिया जा रहा है, बच्चे को। तो बच्चे में कौन सा कारक हो जाएगा। दूसरा, अजय दिनेश को कलम देता है। तो देखिए, देने का काम हो रहा है किसके द्वारा, अजय। अजय कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक। कर्म कारक कौन हुआ, कलम। लेकिन संप्रदान कारक कौन हुआ, दिनेश को, क्योंकि दिनेश को दिया जा रहा है। समझ में आना। तीसरा, के लिए जहां पर आए, कृष्ण ने राधा के लिए अवतार लिया। अब यहाँ देखिए, लेना हुआ बर्थ, अवतार क्या हुआ, कर्म कारक, लेकिन राधा क्या हो गया, करण कारक। क्योंकि कृष्ण ने राधा के लिए क्या लिया, अवतार लिया। तो किसके लिए अवतार लिया, राधा के लिए। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान। अगला देखिए, पुलिस ने नागरिकों के लिए डाकू को पकड़ा। अब यहाँ देखिए, पुलिस द्वारा किया गया कार्य कौन है, पकड़ना। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, डाकू पर। तो डाकू कौन सा कारक, कर्म कारक। कर्म कारक, लेकिन कर्म कारक हो रहा है, पकड़ने का काम हो रहा है किसके लिए, नागरिकों के लिए। तो नागरिक क्या, कौन सा कारक हो जाएगा। तो क्या होगा कि वाक्य में कर्ता कारक, वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा भैया, संप्रदान कारक। जैसे फिर देख लीजिए, माँ बच्चे को मिठाई देती है, यानी मिठाई देने का काम किसको हो रहा है, बच्चे को। अजय दिनेश को कलम देता है, कलम देने का काम किसको हो रहा है, दिनेश को। कृष्ण ने राधा के लिए अवतार लिया, अवतार लेने का काम किसके लिए किया जा रहा है, राधा के लिए। पुलिस ने नागरिकों के लिए डाकू को पकड़ा, डाकू को पकड़ने का काम पुलिस द्वारा हो रहा है, लेकिन किसके लिए, नागरिकों के लिए। तो इसमें कौन सा कारक होगा, आइए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जितने भी कारक हमने बताए, 3 कारक बताए, तीनों के अपवाद हमने बताया। तो ये अगला जो कारक है आपका संप्रदान कारक है, इसका भी अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद है। क्या है अपवाद, इसका सूत्र देख लीजिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये संस्कृत का सूत्र है। नमः मीन्स होता है नमस्कार, स्वस्थ मीन्स होता है कल्याण हो, स्वाहा मीन्स होता है अर्पित,
और स्वधा मीन्स होता है पितरों के लिए। पितरों मीन्स अपने पूर्वजों के लिए। हम क्या करते हैं जब पूजा वूजा करते हैं तब क्या करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं कि नहीं। इसका मतलब हम क्या करते हैं, दान देते हैं, अपने पूर्वजों को दान देते हैं। जो भी काम करते हैं अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, होता है कि नहीं। तो पितरों मीन्स होता है पूर्वजों के लिए। तो नमः मीन्स होता है नमस्कार, स्वस्थ मीन्स होता है कल्याण हो, स्वाहा मीन्स होता है अर्पित, और स्वधा मीन्स क्या होता है, पितरों के लिए। अब अगर किसी भी वाक्य में लिखवाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए कि अगर किसी भी वाक्य में नमस्कार शब्द आ जाए, कल्याण हो शब्द आ जाए, अर्पित शब्द आ जाए, या फिर पितरों के लिए शब्द आ जाए, तो तुरंत समझ जाइए कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे अगर किसी चीज को किसी दूसरे को दिया जाता है या जिसके लिए कुछ काम किया जाता है, वहां पर तो संप्रदान होता ही है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि अगर इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये है कि अगर किसी भी वाक्य में नमस्कार शब्द आ जाए, कल्याण हो शब्द आ जाए, अर्पित आ जाए, पितरों के लिए आ जाए, तो आप तुरंत समझ जाइए उसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। जैसे ही देख लीजिए, गणेश जी को नमस्कार है, तो देखिए नमस्कार शब्द आया है, तो इसमें कौन सा कारक, संप्रदान। आपका कल्याण हो, कहते हैं कल्याण मस्तु, अगर कोई पूछ लिया कल्याण मस्तु, इसमें कौन सा कारक है, तो कल्याण मस्तु मीन्स आपका कल्याण हो, इसका मतलब इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। अग्नि के लिए अर्पित, देखिए अर्पित शब्द आ गया, अर्पित मीन्स समर्पित, तो उसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अब तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। आइए इसका हम देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति होता है, इसका कारक चिन्ह होता है से या अलग होना, से अलग होना। से करण कारक में भी पाया जाता था, लेकिन उसमें क्या होता था, कार्य जिस माध्यम से या जिस अस्त्र या शस्त्र से होता था या जिस साधन से होता था वहां पर से आता था, और से इसमें वस्तु का, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाएगा। अब यहां देखिए हमने परिभाषा क्या लिखा कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरी व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाता है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरी व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वहां पर कौन सा कारक पाया जाता है, बात आया समझ में। जैसे देख लीजिए, पेड़ से पत्तों का अलग होना, देखिए पेड़ और पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। सवार घोड़े से गिरना, यानी सवार मीन्स जो बैठा हुआ रहता है घोड़े पर, उसका गिरना अलग हो रहा है कि नहीं। बिल्ली छत से कूदी, यानी बिल्ली क्या हो रही है, छत से अलग हो रही है, कूद रही है। बंदर डाल से उछला, यानी क्या हो रहा है, बंदर डाल से उछला, इसका मतलब बंदर का और डाल के बीच जो संबंध था वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ देखिए हिमालय से और गंगा का निकलने का स्थान पाया जा रहा है, तो ऐसी दशा में इसमें कौन सा कारक पाया जाएगा, अपादान कारक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, अपादान कारक। आइए इसका अपवाद देखते हैं, अपादान कारक का अपवाद। अपवाद में सूत्र क्या है, भित्रार्थ नाम भय हेतु, भित्रार्थ नाम भय हेतु। भित्रार्थ मीन्स होता है भीत के अर्थ में, भीत मीन्स भीतर के अर्थ में, भय मीन्स जो डर होता है, भय यहाँ देखिए यहाँ दिया है, और हेतु मीन्स होता है कारण। सूत्र अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये जान लीजिए, अगर हमें किसी चीज से डर लगता है, तो अगर डर की बात की जाएगी तो उसमें कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। जैसे ही देख लीजिए, बालक कुत्ते से डरता है, देखिए बालक डर रहा है, डरने का काम हो रहा है कि नहीं। महिला डाकुओं से डरती है, भाई डाकू से तो सब डरते हैं, तो डाकू से डरने का काम क्या है, डरना। कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, बहुत आसान सी पहचान है, अगर कहीं भी किसी वाक्य में गिरना शब्द आ जाए, कूदना आ जाए, उछलना आ जाए, निकलना आ जाए, सरकना आ जाए, अगर किसी वाक्य में आता है ये शब्द अगर आते हैं, कौन कौन, गिरना, कूदना, उछलना, निकलना, सरकना, तो तुरंत समझ जाइए उसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। जैसे मोहन छत से सरक रहा है, तो सरकना आया कि नहीं, कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, बंदर डाल से उछल रहा है, उछल गया, तो उछलना आ गया। बात समझ में आ रहा है। मैंने बोला था कि हिमालय गंगा हिमालय से निकलती है, तो देखिए निकलना शब्द आया कि नहीं आया, बात समझ में आ रहा है। सूरज पूरब में निकल रहा है, तो देखिए निकलना आया कि नहीं आया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बात समझ में आया। गिरना, देखिए गिरना शब्द आया कि नहीं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो देखिए जब किसी वाक्य में गिरना शब्द आ जाए, कूदना आ जाए, उछलना आ जाए, निकलना आ जाए या सरकना आ जाए, तो आप तुरंत लगा दीजिएगा, तुरंत विकल्प में लगाइएगा कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। आइए आगे देखते हैं, अगला है संबंध कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह विभक्ति क्या है, षष्ठी विभक्ति है, और इसका कारक चिन्ह क्या होगा, काके की। क्या होगा, काके की।
हमने परिभाषा क्या लिखा कि वह कारक जो वाक्य के दो संज्ञा पदों अथवा दो अन्य पदों का आपस में संबंध बताता है, यानी ऐसा कारक जो वाक्य के दो संज्ञा पदों यानी दो संज्ञा का आपस में संबंध बताए या अन्य पदों का आपस में क्या बताए, संबंध बताए, उसे कौन सा कारक कहते हैं, संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, काकी के। जैसे ही देख लीजिए, मोहन राम का बेटा है। अब यहाँ देखिए दो संज्ञा पद हैं, राम और मोहन, यानी राम और क्या हुआ, मोहन। अब दो संज्ञा पदों का आपस में क्या बताया जा रहा है, संबंध। अब देखिए कहा आया है कि नहीं, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। दूसरा, मीना ने मोहन की कलम चुरा ली। अब देखिए मीना का संबंध बताया जा रहा है, मीना और मोहन का संबंध बताया जा रहा है किससे, कलम से। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक। आइए अगला देखते हैं, अधिकरण कारक। इसका विभक्ति होता है सप्तमी विभक्ति। क्या होता है, सप्तमी विभक्ति। और इसका जो चिन्ह होता है मे पय पर होता है। क्या होता है, मे पय पर। याद रखिए मे पर लिखा रहता है लेकिन पय भी आता है। क्या होता है, पय भी। अच्छा, अब अधिकरण कारक क्या होता है। अधिकरण कारक तो आप जानते हैं, अधिकरण का मतलब होता है आधार। क्या होता है, आधार। जब हमें किसी क्रिया के आधार का पता चले, यानी कोई क्रिया हो रही है तो किसके माध्यम से हो रही है, कहां हो रही है, किस पर हो रही है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। जैसे देखिए हमने परिभाषा क्या लिखा है कि वाक्य में जिससे क्रिया के आधार का पता चले, आधार में इसकी क्रिया हो रही है तो कहां हो रही है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। वाक्य में जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, साइकिल फर्श पर खड़ी है, पड़ी है। तो देखिए पड़ा होना बात की जा रही है किसकी, साइकिल की, लेकिन कहां पड़ा है, फर्श पर। दूसरा, लड़का नहर में नहा रहा है। तो लड़का क्या कर रहा है, नहा रहा है, लेकिन अब प्रश्न आइए कहां नहा रहा है, तो नहर में। तो नहर में कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। कबूतर छत पर बैठा है। कबूतर छत पर बैठा है। तो देखिए बैठने का काम हो रहा है कबूतर का, कहां बैठा है, छत पर। अब देखिए एक हमने नोट लिखा, बहुत आसानी से आप पहचान जाएंगे कि अगर आपको अधिकरण कारक का पता लगाना हो तब आसानी से आप पता लगा सकते हैं। कैसे कि वाक्य में क्रिया से कहां का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह प्रायः कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। जैसे देख ले, कहां लाइए, साइकिल, साइकिल पड़ी है तो कहां पड़ी है, फर्श पर। देखिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। लड़का नहा रहा है तो कहां नहा रहा है, बात समझ में आ रहा है। कबूतर बैठा है तो बैठने की क्रिया हो रही है। इससे कहां का प्रश्न कीजिए कि कबूतर बैठा तो कहां बैठा है, तो छत पर। क्या हो जाएगा, छत पर। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। आइए आगे देखते हैं, अगला जो है आठवां जो कारक है और आखिरी कारक है उसका नाम है संबोधन कारक। कौन सा कारक है, संबोधन कारक। अब ये संबोधन कारक क्या होता है बेटा, संबोधन कारक होता अष्टमी विभक्ति है। कौन सा, अष्टमी विभक्ति। इसके पहले क्या था, क्या था, अधिकरण कारक था ना, वह क्या था, सप्तमी विभक्ति। तो अष्टमी विभक्ति है, इसका कारक चिन्ह क्या है, हे, हो या फिर अरे है। क्या है, हे, हो या फिर अरे है, ये बात याद रखिएगा। अब हमने परिभाषा क्या लिखवाया कि जहां पर किसी को बुलाने, किसी को सचेत करने, सचेत मीन्स मतलब चेतन अवस्था में लाने के लिए, चेतावनी देने के लिए, अथवा आश्चर्य को व्यक्त करने का भाव का बोध होता है। जहां पर किसी को बुलाने, कामा किसी को सचेत करने यानी चेतावनी देने, तथा आश्चर्य के व्यक्त करने के भाव का बोध होता है। आश्चर्य के भाव, आश्चर्य का भाव लिख लेना, आश्चर्य का भाव, आश्चर्य का भाव व्यक्त करने का बोध होता है। यहां हटा दीजिए, आश्चर्य का भाव व्यक्त करने का बोध होता है, का बोध होता है, वहां संबोधन कारक होता है। देखिए परिभाषा बन गया, जहां पर किसी को बुलाने, किसी को सचेत करने अथवा आश्चर्य का भाव व्यक्त करने का बोध होता है, वहां क्या होता है, संबोधन कारक होता है। सीधा परिभाषा समझ लीजिए, संबोधन कारक का विभक्ति होता है अष्टमी विभक्ति। इसका चिन्ह होता है हो या फिर अरे होता है। जहां पर किसी को बुलाने का वर्णन हो, किसको, किसी को बुलाने को या पुकारने का, किसी को सचेत करने यानी चेतावनी देने या सचेत करने के भाव का बोध हो, अथवा आश्चर्य का भाव व्यक्त करने का बोध होता है, वहां पर कौन सा कारक होता है भैया, संबोधन कारक। जैसे इसका देख लीजिए एग्जांपल, हे मोहन यहाँ आओ। देखिए बुलाया जा रहा है, बुलाने का वर्णन हो रहा है, हे मोहन यहाँ आओ। देखिए बुलाने का वर्णन हो रहा है, हे देखिए आया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है।
दूसरा, अरे भारत जीत गया, आश्चर्य का वर्णन हो रहा है। किसका वर्णन हो रहा है? आश्चर्य का। अरे भारत जीत गया, आश्चर्य का वर्णन हो रहा है। तीसरे में, अरे लड़के उधर मत जाओ। देखिए चेतावनी दिया जा रहा है। क्या दिया रहा है? चेतावनी या सचेत किया जा रहा है। आए लड़के उधर मत जाओ, आए लड़के उधर मत जाओ। अगर हे हो अरे आ जाए तब तो होगा ही, लेकिन अगर चेतावनी भी दिया जा रहा है या सचेत किया जा रहा है तब भी वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक। तो ये आप लोगों का आज ये कारक समाप्त हुआ, और आप मेहनत से पढ़िए और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। और जब आप लगातार हमारे इस क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे तो आप अच्छे से अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। तो आप ऑफलाइन क्लास भी हमारी शुरू हो चुकी है 1 मार्च से, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में हमने बताया था 1 मार्च से हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। तो आप यहाँ भी आकर के पढ़िए, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन हमारी क्लासेस अनवरत चल रही है। ये 2023-24 का सेशन भी शुरू हो चुका है, हम ऑनलाइन यूट्यूब पर भी पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। तो आप मेहनत से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।